आज रूस में याब्लोकों को आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है और याब्लोकों को संसदीय चुनावों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। याब्लोको पार्टी यूक्रेन के साथ युद्ध को सबसे गंभीर अपराध मानती है। हर रूसी नागरिक देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा निभाता है, और इस युद्ध के लिए भी। रूस में आज कई वर्षों बाद यूक्रेन में युद्ध के खिलाफ पहले विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं और प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को रूस की गलती और यहां तक कि एक बहुत बड़ा अपराध भी बताया। शर्म करो याब्लोको। और अगर आपने सोचा कि रूस में अचानक बगावत शुरू हो गई है तो आप गलत है। बस क्रेमलिन के राजनीतिक रणनीतिकार ऐसे ही मनोरंजन करते हैं और दिखावा करते हैं कि रूस में जैसे लोकतंत्र है। आज 10 अगस्त को रूस की सर्वोच्च अदालत ने याब्लोको पार्टी को ड्यूमा चुनावों से हटाने के मामले की सुनवाई की। मतपत्र में एकमात्र पंजीकृत पार्टी जो खुले तौर पर युद्ध का विरोध करती है। और अंत में आज रूसी संघ की सर्वोच्च अदालत ने याब्लोको पार्टी को सितंबर में होने वाले संसदीय चुनावों में भाग लेने से रोक दिया। और अंत में मतपत्रों से याब्लोको पार्टी को हटा दिया गया। यही है रूस में लोकतंत्र, और इसका औपचारिक कारण बना, आप यकीन नहीं करेंगे, कॉपीराइट उल्लंघन। कहां? रूस में। और किसके कॉपीराइट का उल्लंघन, ये तो खुद वादी भी पता नहीं लगा सके। प्रोसिक्यूटर और जजों की तो बात ही छोड़िए, लेकिन फिर भी फैसला ले लिया गया कि पार्टी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और चुनाव में हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए, क्योंकि समझिए रूस में पार्टी कॉपीराइट का उल्लंघन करती है। आज अदालत की इमारत के बाहर कुछ रूसी लोग विरोध में इकट्ठा हुए, जो छोटी छोटी पर्चियों पर बड़े सलीके से लिख रहे थे कि उन्हें छोटी ताकमाचका नहीं चाहिए और युद्ध खत्म करना चाहिए। आइए इस एपिसोड में समझते हैं कि ये जो याब्लोको पार्टी के साथ सर्कस चल रहा है, युद्ध विरोधियों की नकल और शब्दों के लिए पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का मजाक कैसे काम करता है। पुस्त सेकदा बुदेत सोन से, क्योंकि इसे सर्कस के अलावा कुछ और कहना मुश्किल है। मेरा नाम अलेक्सी पेचिये है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करते हैं। पहले ही कह दूं कि मैं इस विषय पर थोड़ा पक्षपाती रहूंगा और हम चर्चा करेंगे कि ये याब्लोको पार्टी क्या है, इसकी जरूरत क्यों थी और इसका अंत पूरी तरह से अनुमानित क्यों था। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। इस वीडियो के नीचे तुरंत लिखें कि आप याब्लोको के बारे में और इसके बारे में क्या सोचते हैं कि रूस में लोकतंत्र का खेल खेलने का फैसला किया गया और क्रेमलिन ने दिखाने की कोशिश की कि जैसे रूस में लोकतंत्र मौजूद है। याब्लोको सिमोन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। और अगर वो वहां होगा तो दे देना। यूक्रेन के साथ युद्ध एक भ्रातृघाती युद्ध है। यह आत्मरक्षा नहीं है, क्योंकि कोई भी रूस पर हमला नहीं कर रहा है, ना ही उसकी संप्रभु सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। इस युद्ध में जीतना संभव नहीं है, इसमें हारना भी संभव नहीं है। टूटी हुई किस्मतों के अलावा युद्ध रूसी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद गंभीर परिणाम लेकर आएगा। खून। आइए सब कुछ क्रम से समझते हैं। इन तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं, रूसी युद्ध विरोधी पार्टी याब्लोको के प्रतिनिधि और समर्थक हैं, जिन्होंने खुलेआम यूक्रेन ने युद्ध का विरोध किया। इस पार्टी को रजिस्टर भी किया गया था। क्रेमलिन ने इस पार्टी के साथ थोड़ा खेला और अब उसने सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसे चुनाव से बाहर करने और बैलेट से हटा देने का फैसला किया है। जैसा कि कहते हैं, खेल लिया और अब काफी है। लेकिन असल में याब्लोको पार्टी ने अपना काम 100% पूरी तरह से कर दिया है। आगे की बात अभी बता दूं तो इस पार्टी ने क्रेमलिन को उन लोगों की पहचान करने में मदद की जो सच में वास्तव में युद्ध के खिलाफ है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। शुरुआत करते हैं उसी मुकदमे से जो आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, क्योंकि इसकी हर एक लाइन अपने आप में एक अलग चुटकुले के लायक है। पार्टी याब्लोको के खिलाफ मुकदमा प्रोक्रीमेलिन पार्टी रूडिना ने 7 अगस्त को ही दायर किया था। पार्टी के खिलाफ दावे पेश किए। पार्टी याब्लोको के खिलाफ कोर्ट में रोडिना के वकील अलेक्सेई नोवोसेलोव ने दावे पेश किए। इस नाम को याद रखिए। और वहां उल्लंघनों की सूची तो बस शानदार है।
वादी के अनुसार याब्लोको ने अपनी वेबसाइट पर हिरोशिमा परमाणु बमबारी के परिणामों की तस्वीर अवैध रूप से इस्तेमाल की थी। मतलब इसे इस तस्वीर के फोटोग्राफर की अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता। और इस तस्वीर का लेखक कौन है, फिर से कहूंगा, पता नहीं है। लेकिन इसके अलावा वादी ने यह भी कहा कि याब्लोको पार्टी ने सोवियत गीत पुस्ट всегда будет солнце से उद्धरणों का इस्तेमाल किया, जो पार्टी के संस्थापक ग्रिगोरी यावलिंस्की के इंटरव्यू में सुनाई दिए। उन्होंने कहीं पर कहा था पुस्ट всегда будет солнце, और मतलब अधिकार धारक की अनुमति के बिना इस वाक्य का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और याब्लोको ने बस युद्ध ना हो वाक्यांश का भी इस्तेमाल किया। और अब पार्टी रोदिना इस वाक्य को अलेक्जेंडर वोलोदिन की नाटक प्यत वोलोदिकोवा से जोड़ती है। और याब्लोको ने रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष की संपादित तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया। रूस के मुख्य शराबी दिमित्री मेदवेदेव और ब्लॉगर विक्टोरिया बोनी की। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी याब्लोको ने 2026 में एक चित्र का इस्तेमाल किया जो चैट जीपीटी न्यूरल नेटवर्क द्वारा जनरेट किया गया था। ऐसा करना मना है। और उन्होंने सर्गेई बोंडारचुक की फिल्म वॉर एंड पीस के सीन का इस्तेमाल किया और खुद पार्टी का लोगो वादियों के अनुसार कथित तौर पर 1920 के सोवियत कलाकार एल लिसित्स्की के पोस्टर क्लीनम क्राजनिम बेइबेलिक से लिया गया है। और यहीं से असली सर्कस शुरू हो जाता है। ये कोई चुटकुला नहीं है, ये सच में कोई मनोरंजक कार्यक्रम जैसा है, पूरी तरह पागल लोगों के साथ। मैं नहीं जानता अगर कल्पना की जा सके पागल खाने में सर्कस कैसे होता है, तो बस ऐसा ही होता है, लगभग ऐसा ही। जब अदालत में पार्टी रोदिना के प्रतिनिधि से पूछा गया तो हिरोशिमा की तस्वीरें आखिर किसके अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, तो बातचीत काफी मजेदार रही। फिर भी आगे की बात पहले ही कह दूं तो इस मजेदार बातचीत के बावजूद जज ने फैसला सुनाया कि याब्लोको पार्टी को बैलेट पेपर से हटा दिया जाए। ये तो पूरी तरह से बेवकूफी है। और बातचीत कुछ इस तरह थी। वही नोवोसियोलोव जो रोदिना पार्टी से है, उन्होंने कहा, उद्धरण, याब्लोको ने अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर की गई परमाणु बमबारी के परिणामों की फोटो को कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए इस्तेमाल किया। जज उनसे पूछते हैं, तो ये फोटो किसने खींची? नोवोसियोलोव? हमें नहीं पता, कोई अमेरिका की सेना से था, बस यही प्रेरणा है। सोचिए जरा, देश में एक पार्टी को चुनाव से सिर्फ इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि उसने अमेरिका की सेना के किसी अज्ञात सैनिक के कॉपीराइट का उल्लंघन किया था, जिसने ये फोटो 80 से भी ज्यादा साल पहले खींची थी। ये तो कोई तमाशा है। ये आप जानते हैं, एक तरफ से तो ये मजाकिया है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे समझ में आता है कि ऐसे बेवकूफ लोग, अफसोस की बात है, मेरे साथ इसी धरती पर रहते हैं। ऐसी 140 मिलियन चीजें हैं, बेवकूफ सच में हमारे आसपास रहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चैट जीपीटी के साथ स्थिति और भी मजेदार है। मतलब पार्टी रोडिना का कहना था कि न्यूरल नेटवर्क द्वारा बनाई गई तस्वीरें जिन्हें पार्टी याब्लोको ने इस्तेमाल किया, वे उन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं जिनकी तस्वीरों पर न्यूरल नेटवर्क ने ट्रेनिंग ली थी। यानी अगर इस तर्क को आगे बढ़ाया जाए तो यह मुकदमा ओपन एआई कंपनी के खिलाफ है। लेकिन पता नहीं क्यों ये रूसी विपक्षी पार्टी को निशाना बनाता है। अरे देखिए, मैं ये सब देख रहा था और यकीन नहीं कर पा रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे साथ, हमारे पास ऐसे लोग रहते हैं, करीब 140 मिलियन या जितने भी हैं, जो इतने बेवकूफ है। जरा सोचिए, उन पर बस हंसी उड़ाई जा रही है और रूसी भीड़ ताली बजा रही है, कह रही है, वोलोदिया पुतिन बहुत बढ़िया। सोचिए, उन्हें बताया जाता है चलो पार्टी पे बैन लगा देते हैं क्योंकि उसने तस्वीरों का इस्तेमाल किया, और हिरोशिमा की भी। और जब पूछा जाता है ये किसकी तस्वीर है, वो कहते हैं पता नहीं किसकी है, इससे फर्क ही क्या पड़ता है। जज, आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? असली बात ये नहीं है। वो वाह, पुतिन ने कहा पार्टी को खत्म कर दो, हम खत्म कर रहे हैं। और भी मजेदार बात कि खुद अधिकार रखने वाले कहते हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। गीत पुस्ट всегда будет солнце के लेखक के पोते गलेब अशानिन ने साफ साफ कहा कि उन्हें पार्टी याब्लोको से कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने किसी को भी अधिकृत नहीं किया है, ना ही इस मामले में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया था। इस गीत की धुन लिखने वाले संगीतकार अर्कादिया ओस्ट्रोव्स्की के बेटे ने
पहले ही सार्वजनिक रूप से पार्टी याब्लोको को इसका उपयोग करने की अनुमति दे दी थी। यानी जिन कॉपीराइट्स के उल्लंघन को लेकर क्रेमलिन समर्थक पार्टी रोडिना इतनी चिंतित है, उनकी रक्षा करने के लिए किसी ने नहीं कहा था। लेकिन आप समझते हैं, ये तो बस एक बहाना है ताकि किसी तरह अदालत की प्रक्रिया शुरू की जा सके। किसी न किसी बात पर तो आपत्ति करनी ही थी। असल में उतनी ही आसानी से हम ये भी कह सकते थे, सुनिए, इसके यहाँ दंजाबंद बहुत ज्यादा है। देखिए, शायद ये व्लादिमीर पुतिन का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। चलिए इसे बैन कर देते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि रूस की सर्वोच्च अदालत उस पार्टी को बैन कर देती है। और आखिरकार इसी माहौल में याब्लोको को हटाने के पक्ष में एक दंदी रूस की केंद्रीय चुनाव आयोग और जनरल प्रोसिक्यूटर ऑफिस दोनों ने वोट किया। आखिरकार जज ने फैसला सुनाया कि हां, पार्टी को लिस्ट से हटा दिया जाए। केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रचार के दौरान उल्लंघन पार्टी को हटाने के लिए पर्याप्त आधार है। कौन से उल्लंघन हुए, ये तो किसी ने भी जाहिर है नहीं बताया। रॉसफिन मॉनिटरिंग ने याब्लोको की संघीय सूची में ऐसे लोगों को पाया जिन्हें कथित तौर पर चुनावी साल शुरू होने से पहले ही विदेशी फंडिंग मिली थी। यानी सरकारी मशीनरी पूरी ताकत के साथ जुड़ गई है। अदालत, CI के अभियोजन तंत्र, वित्तीय खुफिया सब पार्टी के खिलाफ है, जो पिछली बार के चुनाव में, याद दिला दूं, मुश्किल से वह कुछ प्रतिशत ही हासिल कर पाई थी। और अब सबसे दिलचस्प और सबसे मजेदार बात, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस एपिसोड को एक चुटकुले की तरह ही ले, क्योंकि कोई विपक्ष, रूस में कोई राजनीतिक विपक्ष नहीं है। यह तो बस एक तमाशा है। अब मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि सब कुछ इतना ज्यादा पूर्व नियोजित और स्क्रिप्टेड है। आखिर पार्टी याब्लो को 29 जुलाई को मतपत्र में क्यों शामिल किया गया? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, क्यों? मतलब यह तो साफ था कि पार्टी को हटा दिया जाएगा। कोई ना कोई अजीब सा बहाना ढूंढ लेंगे ताकि कोर्ट में उसे चुनाव से बाहर करवाया जा सके। सवाल यह है कि फिर उसे रजिस्टर ही क्यों किया गया? सीधा सीधा उसे शुरू से ही शामिल न करने दिया जाता। और तो और केंद्रीय चुनाव आयोग का फैसला सर्वसम्मति से हुआ था। सूची में 269 उम्मीदवार शामिल थे। साथ ही 135 और लोग एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से थे। संक्षेप में कहे तो इस पार्टी को फिर भी राज्यड्यूमा में जाने नहीं दिया गया। तो फिर पंजीकरण ही क्यों किया गया? पहला संस्करण, जो सबसे ज्यादा साजिशी है, इस तरह है। इसका मतलब है कि रूस में सुरक्षा तंत्र के गुट ने वो योजना तोड़ने का फैसला किया जिसे विदेश नीति के क्यूरेटर सर्गेई किरियेनको बना रहे थे। मतलब सुरक्षा एजेंसियां बस ऐसे ही मजे कर रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इनका जो राजनीतिक धड़ा है और सुरक्षा एजेंसियों वाला धड़ा है, उनके बीच वाकई में टकराव है। और ये किरियेनको ने वहां अपनी पार्टी शुरू कर दी, जो कुछ लोकप्रियता हासिल करने लगी है। और सुरक्षा एजेंसियों को यह पसंद नहीं है कि पुतिन के आसपास का राजनीतिक धड़ा सुरक्षा एजेंसियों वाले धड़े से ज्यादा ताकतवर हो रहा है। दूसरा संस्करण है जो बिल्कुल विपरीत है। याब्लोको को खुद राष्ट्रपति पुतिन के प्रशासन की योजना के तहत रजिस्टर किया गया, ताकि चुनावों के बाद पार्टी का यह आधिकारिक तौर पर कम दिखाया गया नतीजा जनता को दिखाया जा सके। जैसे कि युद्ध के खिलाफ रूसियों का असली अनुपात देखिए यही है। उनकी संख्या बहुत कम है। पिछले चुनावों में इस पार्टी को 2% से भी कम वोट मिले थे। और योजना शायद ये थी कि चलिए हम इसे चुनाव लड़ने दें, इसे वहां 1.5% वोट दिखा दें और कहें, देखिए आपके पास विकल्प था रूसियों, आप युद्ध विरोधी पार्टी के लिए वोट कर सकते थे, लेकिन आप सिर्फ 1.5%, 2 या 3% ही निकले। इसे ऐसे पेश किया जा सकता था कि देखिए असल में तो सब युद्ध के पक्ष में है। और तीसरा विकल्प, इस पार्टी के नेता यावलिंस्की की व्लादिमीर पुतिन के साथ दरअसल पहले से ही एक पुरानी व्यक्तिगत समझौता है। इस पार्टी को 2021 में भी चुनावों में हिस्सा लेने दिया गया था और इस बार भी आखिरी पल तक चुनाव में हिस्सा लेने दिया गया। और जो भी आपराधिक दबाव खास कार्यकर्ताओं पर डाला गया, ये ध्यान दे, उन लोगों को अभियान से हटाने का तरीका है जो पार्टी के बाहर भी जाने जाते हैं, लेकिन पार्टी की सूची या नेताओं को छेड़ा नहीं जाता। और मैं तीसरे संस्करण पर सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं। अब मैं समझाता हूं। अगर हम जो कुछ भी हो रहा है उसे राजनीति विज्ञान और राजनीतिक तकनीक के नजरिए से देखें, तो निरंकुश शासन में चुनावों का असली मकसद हमेशा वफादारी की परीक्षा होता है। ये चुनाव नहीं होते। निरंकुश शासन या तानाशाही में चुनाव, इसे तथाकथित दिखावटी लोकतंत्र कहा जाता है, जब सिर्फ लोकतंत्र का बाहरी रूप होता है। जैसे हमारे यहाँ चुनाव है, संसद है।
असल में रूस में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई भी चुनाव वो वफादारी की परीक्षा ही होते हैं। क्रेमलिन बहुत अच्छे से नजर रखता है कि कौन और कैसे ऐसी पार्टियों का समर्थन करता है, जैसे याब्लोका, जो कथित तौर पर युद्ध का विरोध करती हैं। दूसरे शब्दों में, याब्लोका को आखिरी वक्त तक चुनाव में शामिल होने देना इसलिए जरूरी था ताकि सबके सामने इस युद्ध विरोधी विपक्ष को दिखावे के लिए सजा दी जा सके। जैसे कि देखो, हर उस इंसान के साथ यही होगा जो युद्ध का विरोध करेगा, पागल व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जाएगा। और यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, याब्लोका पार्टी बनाई गई जो देश में खुलेआम युद्ध का विरोध करती है, जिसमें विशेष सैन्य अभियान को युद्ध नहीं कहा जा सकता था, वरना तुम्हें जेल हो सकती थी। एक ऐसे देश में जहां युद्ध के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते, वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे। अफसोस, लेकिन कुछ लोग हैं, रूस में ऐसे लोग हैं जिन्होंने भोलेपन में यकीन किया और इस पार्टी में शामिल हो गए, पूरी श्रद्धा के साथ मानते हुए कि ये सच में एक युद्ध विरोधी पार्टी है, जैसे ये सच में याब्लोका पार्टी है जो युद्ध का विरोध करती है, इसलिए चलो मैं उसमें शामिल हो जाता हूं। और जो बात मैं अपने अंदर छुपाए हुए था और कहने से डरता था, अब मैं पार्टी में जाऊंगा और वहां हम बहुत सारे लोग होंगे और हम उस पुतिन को दिखाएंगे कि हम असल में युद्ध के खिलाफ है। अब देखिए क्या निकलता है। पार्टी के अपने ही आंकड़ों के अनुसार चुनावी अभियान की शुरुआत में याब्लोका के 12 सदस्य आपराधिक मामलों में आरोपी बन गए। 8 लोग दंड कॉलोनियों और जांच हिरासत केंद्रों में हैं। पत्रकारों में से एक मिखाइल अफनासिएव, जिन्होंने फैसला किया कि वे इस याब्लोका पार्टी में शामिल होंगे, उन्हें एक लेख के लिए 5 साल 6 महीने की सजा मिली, जिसमें उन्होंने सुरक्षा बलों के युद्ध में जाने से इनकार करने के बारे में लिखा था। पार्टी के उपाध्यक्ष मैक्सिम क्रुगलोव को यूक्रेन के बुचा और मारियुपोल में मारे गए निर्दोष नागरिकों के बारे में 2 पोस्ट लिखने के लिए 7 साल की सजा मिली। तुर्की कार्यकर्ता वसीली नेउस्त्रोएव को एक मामले में 10 साल की सजा मिली, उस आंदोलन में जिसमें उनके परिचितों के अनुसार वो कभी शामिल भी नहीं थे, और इसी तरह आगे भी। और ये सूची काफी लंबी है। बात यह है कि जब आपके पास पहले से ही इतनी मजबूत तानाशाही हो कि लोग सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त करने से डरते हो, तो आप शासन के विरोधी को कैसे पहचानेंगे? समाज में उन लोगों को कैसे ढूंढें जो तुम्हारे युद्ध का विरोध करता है, जो वास्तव में तुम्हारी सत्ता को कमजोर कर सकता है, लेकिन फिलहाल वो सिर्फ रसोई में फुसफुसाकर कहता है कि वो युद्ध के खिलाफ है। तो फिर कैसे? बहुत आसान है। एक ऐसी पार्टी बनाओ जो दिखावे के लिए युद्ध के खिलाफ हो। उसके नेता को सार्वजनिक रूप से बोलने का मौका दो कि वो युद्ध के खिलाफ है, पुतिन के खिलाफ है। पुतिन ने ऐसी जंग छेड़ने की हिम्मत कैसे की, ये अपराध है, वगैरह वगैरह। इस पार्टी में असली युद्ध विरोधी लोग शामिल होने लगेंगे और तब उन्हें पकड़ना और जेल भेजना आसान हो जाएगा। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय में याब्लोका पार्टी ने अपना काम पूरा कर लिया है। बस अब इसे हटा सकते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि यह मानना पड़ेगा कि रूस में एक छोटी सी समूह सच में युद्ध के खिलाफ है, बस इसलिए क्योंकि यह युद्ध अब उनकी निजी जिंदगी को छूने लगा है। अब आइए इस नाटक का नतीजा निकालते हैं। एक देश में जो खुद को लोकतंत्र कहता है, जहां चुनाव और संसद है, वहां एकमात्र पार्टी जो खुलेआम युद्ध खत्म करने की बात करती है को बस बैलेट से हटा दिया गया किसी अनिर्दिष्ट कॉपीराइट की वजह से। हिरोशिमा की 80 साल पुरानी तस्वीर पर एक अनाम अमेरिकी सैनिक के कॉपीराइट के कारण। बस इतना ही। बस मामला उस जज ने देखा जिसका रिकॉर्ड विपक्षी पार्टियों को खत्म करने का है। वो ये काम पहली बार नहीं कर रहा था, इसलिए उसे किसी भी दलील की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए ये सब बस बेकार का शोर था। इसी बेहया न्यायिक तमाशे के साथ साथ पार्टी के असली सदस्य बुचा और मारियुपोल पर असली पोस्ट के लिए दंड कॉलोनियों में सालों की सजा पा रहे हैं। बस फंस गए हैं। यही है तानाशाही में चुनावों की असली तस्वीर। ये एक ऐसा नाटक है जिसमें प्रतिस्पर्धा का भ्रम है, लेकिन पहले से ही पता होता है कि कौन और क्यों हारेगा। इसके अलावा ये तथाकथित युद्ध विरोधी पार्टी को नियंत्रण में रखना भी आसान है, ताकि असली युद्ध विरोधी पार्टी ना बन सके। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए किसी भी डोनेशन से ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा। अगर किसी के पास कोई विचार है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ।
सक्षम कहते हैं अगर ऐसा नहीं है तो ये मत कहिए कि ये अनिवार्य नहीं है, और आप युवाओं को अपनी छुट्टी में रोकना भी नहीं चाहते।